पंजाब केसरी में आप सबका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर धरनी। हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता जी हमारे साथ मौजूद हैं। गुप्ता जी, स्वागत है आपका। धन्यवाद धन्यवाद, आपका भी स्वागत है जी धरनी जी। गुप्ता जी, जिस प्रकार से राहुल गांधी रात को दिल्ली से ट्रक से चलते हैं और रात को अंबाला पहुंचते हैं, अंबाला सुबह गुरुद्वारा साहब में दर्शन करते हैं, माथा टेकते हैं, उसके बाद चंडीगढ़ आते हैं, इस सारे घटनाक्रम को आप कैसे देखते हैं? देखिए, वैसे तो ये उनकी व्यक्तिगत इच्छा है, जिस भी व्हीकल पर चाहें वो चलें, पैदल चलें, साइकिल पर चलें, बैलगाड़ी में चलें। लेकिन इस प्रकार की शो ऑफ से, दिखावे से वो आम लोगों को प्रभावित नहीं कर सकते। जो उनका विलासितापूर्ण जीवन है, जीवन शैली है, वो सब लोग जानते हैं। केवल लोगों को भ्रमित करने के लिए इस प्रकार से प्रपंच करना, मैं समझता हूँ कि जनता इतनी मूर्ख नहीं है। वो हर चीज़ समझती है कि आज वो पैदल चल रहे हैं तो क्यों चल रहे हैं, आज वो ट्रक में चल रहे हैं तो क्यों चल रहे हैं। लेकिन जो उनकी कार्यशैली है, जो उनका जीवन है, वो विलासितापूर्ण जीवन है। ये सिर्फ एक बार ट्रक में बैठ करके आगे कोई ट्रक ड्राइवर या ट्रक कंडक्टर नहीं बन गए, या ट्रक के अंदर चलने वाले व्यक्ति नहीं बन गए। आम आदमी का जीवन जो है वो दैनिक दिनचर्या है, उससे उसका जीवन जो है उसके बारे में पता लगता है। राहुल गांधी की जो छवि एक पप्पू की सोशल मीडिया पर या जिस प्रकार से पहले बन गई थी, उससे निकलने के लिए भारत जोड़ो यात्रा उन्होंने की। अब जैसे ट्रक में सवार होकर विशेषकर इलेक्शन, क्योंकि हरियाणा में भी मिशन 2024 लोकसभा चुनाव भी हैं, तो कहीं इसी दृष्टिगत तो नहीं उनकी यात्रा हो सकती? नहीं, मैं समझता हूँ ये तो केवल प्रपंच है जो रचते हैं। आम लाइफ के अंदर, आम जिंदगी के अंदर, जैसा मैंने कहा, उनका रहन सहन जो विलासितापूर्ण रहन सहन है, साल में से 6 महीने 8 महीने वो विदेशों के अंदर रहते हैं। तो इसलिए जो आम, जो भारत देश का नागरिक है, जो गरीब व्यक्ति है, उनको वो इस प्रकार से प्रभावित नहीं कर पाएंगे, मेरा ऐसा मानना है। जिस प्रकार से उनकी सदस्यता पिछले दिनों अदालत के एक फैसले के बाद गई और उनको कोठी खाली करनी पड़ी, उसके बाद से ये देखा जा रहा है कि राहुल गांधी जो है बोलते कम है और कांग्रेस उसका प्रचार प्रसार कैसे हो उसकी तरफ ज़्यादा सेंट्रलाइज है। देखिए, हर पार्टी प्रयास करती है, हर व्यक्ति अपना प्रयास करता है, वो उनका अधिकार है। लेकिन जैसा मैंने कहा कि जब तक कोई भी व्यक्ति व्यवहारिक रूप से जो उसकी रहन सहन, उसकी दिनचर्या, उसका खान पान, ये जब आम आदमी देखता है तो उसको लगता है कि ये सिर्फ ढोंग कर रहे हैं। 9 साल देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के, किस प्रकार से आप अगर राजनीतिक विश्लेषण करें तो इसको कैसे अंकलित करेंगे? देखिए धरनी जी, ये मेरा विश्लेषण नहीं, पूरे देश की 135 करोड़ जनता का विश्लेषण। और जिस प्रकार से आपने परसों ही देखा कि विदेश के अंदर एक देश के प्रमुख प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति जो भी, उनके चरण स्पर्श कर रहे हैं, उनसे आशीर्वाद ले रहे हैं। अमेरिका जैसे बड़े देश का जो राष्ट्रपति है बाइडेन, वो ये कह रहा है कि नरेंद्र मोदी जी के ऑटोग्राफ जो अपने पास होने चाहिए। ये इस बात का प्रतीक है कि पिछले 9 साल के अंदर नरेंद्र मोदी जी ने देश की छवि, जो किसी समय भारत देश के ऊपर कटाक्ष होता था कि ये भीख मांगने वाला देश है, या जब भी कोई प्रधानमंत्री आता है तो मांगने के लिए आता है, उस छवि को बदल करके आज दूसरे प्रदेशों को, दूसरे देशों को एक देने वाले राष्ट्र की छवि जो है वो बनी है। आपने देखा कोविड काल के अंदर
जहाँ बड़े बड़े देश कोविड के अंदर धराशायी हो गए, वहाँ पर न केवल भारत के अंदर बल्कि दूसरे देशों के अंदर भी 27 देशों के अंदर यहाँ से दवाइयों का, इंजेक्शन्स का और अन्य जो भी सामान था कोविड के रोकने के लिए, उसको हमने यहाँ से एक्सपोर्ट किया। आज जो चाइना से लगभग 85% सामान जो है चाइना से इंपोर्ट होता था, आज यहाँ से हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं। आज जिस प्रकार से इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया है, चाहे वो सड़कों का देख लीजिए कि जो सड़क पहले 6 किलोमीटर एक दिन के अंदर बनती थी, आज 100 दिन के अंदर 100 किलोमीटर सड़क बन रही है। आज जो एक दिन के अंदर 36 किलोमीटर सड़क बन रही है, वो 100 घंटे के अंदर बन रही है। तो 100 घंटे के अंदर 100 किलोमीटर। तो इस तरीके से चाहे वो वंदे भारत ट्रेन हो, आज जिस प्रकार से उसका एक एक पुर्जा देश के अंदर निर्मित है, विदेशों से मंगाया करते थे, आज वंदे भारत ने जो रेल की कनेक्टिविटी है उसको बहुत सुगम और सुदृढ़ किया है। आज एयर कनेक्टिविटी भी बढ़ी है, जो फ्लाइट्स हैं या जो एयरपोर्ट्स हैं उनकी संख्या में काफ़ी वृद्धि हुई है। देश के अंदर जो अस्त्र और शस्त्र का निर्माण शुरू हुआ है, बड़े से बड़ा हेलीकॉप्टर जो है वो आज भारत देश के अंदर उसका निर्माण कार्य शुरू हुआ है। तो मैं समझता हूँ कि आज देश पिछले 9 साल के अंदर जो उपलब्धियाँ देश की हैं, वो उनको चाहे विकास के रूप में या जो बड़े महत्वपूर्ण निर्णय, धारा 370 ख़त्म करना, जिसके बारे में लोग कहते थे कि अगर धारा 370 ख़त्म हुई तो रक्तपात हो जाएगा, खून खराबा हो जाएगा, लाखों लोग मर जाएंगे, एक पत्ता तक नहीं हिला। ये आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की जो एक लीडरशिप या जो उनकी पकड़, उसको देख करके आप देखिए कि आज राम मंदिर का निर्माण अयोध्या के अंदर हो रहा है। जिस राम मंदिर के लिए लाखों लोगों ने अपनी कुर्बानी दी और हजारों वर्ष से हम संघर्ष कर रहे थे, उस राम मंदिर का निर्माण आज लगभग कंप्लीट होने वाला है। इसी तरीके से चाहे वो बाबा काशी विश्वनाथ का मंदिर है, जो कॉरिडोर उसका बना है, भव्य कॉरिडोर, ये जो चीज़ें हैं देश की सभ्यता, देश की संस्कृति और देश के जो हमारे मानचिन्ह हैं उनको विकसित करने की, उनको धार्मिक स्थलों को एक अच्छा धार्मिक स्थल बनाने की जो एक श्रृंखला आदरणीय मोदी जी ने शुरू की है, वो देश के लोगों ने उसको बहुत ही अच्छे ढंग से पसंद किया है। इसके लिए, इसके अलावा भी जो कल्याणकारी योजनाएं आम आदमी के लिए, गरीब आदमी के लिए, चाहे वो जनधन की योजना थी, लगभग 50 करोड़ खाते जो हैं पूरे देश के अंदर खुले। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हर घर जल, हर घर नल की योजना लेकर के आए। घर घर के अंदर नल लग जाए, पानी घर घर के अंदर हो। इसके अलावा हर घर के अंदर शौचालय हो। शौचालय बनाने के लिए 12,000 से 18,000 रुपये लोगों को, गरीब लोगों को दिए गए। गरीबों के लिए मुफ्त में जो पिछले 4 साल से लगभग राशन दिया जा रहा है, वो एक, मैं समझता हूँ कि गरीबों के उत्थान की ओर एक बहुत बड़ा कदम है। घर के अंदर गैस का सिलेंडर, महिलाओं को मुफ्त के अंदर गैस के सिलेंडर दिए गए। महिलाओं के उत्थान के लिए जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का संकल्प नरेंद्र मोदी जी ने किया और जिसकी शुरुआत हरियाणा प्रदेश से हुई, आज हरियाणा प्रदेश को भी इस बात का बहुत यूँ कहूँगा कि संतोष है कि जो एक बदनुमा दाग हरियाणा प्रदेश के माथे पर था कि यहाँ बेटियों को कोख में मार दिया जाता है, उसको हरियाणा प्रदेश में ही नहीं पूरे देश के अंदर नरेंद्र मोदी जी ने खत्म किया है। जिस प्रकार से प्रधानमंत्री जी से जब हरियाणा के प्रभारी थे, आपका व्यक्तिगत नाता रहा, निसंदेह पंचकुला में अगर देखा जाए माता मनसा देवी मंदिर, गुरुद्वारा साहब या आयुष
की जो यूनिवर्सिटी मिली, इन चीज़ों को श्रेय आपको भी जाता है क्योंकि आपने सिंसियर एफर्ट किया प्रधानमंत्री जी से लाने के लिए। नहीं, देखिए, नरेंद्र मोदी जी का जो 5 वर्ष का कार्यकाल चंडीगढ़ और पंचकुला में रहा है, वो बहुत ही एक प्रेरणादायक, और वो 5 वर्ष के अंदर जो उनकी कार्यशैली है, काम करने का तरीका है, जिस प्रकार से टाइम बाउंड वो काम करते हैं, लक्ष्य सामने रख कर के काम करते हैं, बहुत सारी चीज़ें हमें सीखने को मिली। और उसी का परिणाम है कि आज चाहे वो आयुष का एम्स जो पंचकुला के अंदर बन रहा है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी क्लासेस शुरू हो चुकी हैं, बैच वो बन करके भव्य बिल्डिंग तैयार हुई है, चाहे वो गुरुद्वारा श्री नाडा साहब के लिए 25 करोड़ रुपए या माता मनसा देवी के लिए 25 करोड़ रुपए जो उनके उद्धार के लिए मोदी जी ने दिए, और बहुत सारी योजनाएं जो केंद्र की योजनाएं आज पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर लागू हो रही हैं। तो मैं समझता हूं कि जो 9 साल का आदरणीय मोदी जी का कार्यकाल है, निश्चित तौर पर 2024 के अंदर दावे से कहता हूं कि कोई विकल्प नहीं है नरेंद्र मोदी जी का, कोई भी विकल्प किसी भी पार्टी के पास नहीं है, और हर हालत के अंदर 2024 के अंदर नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे, ये मुझे लगता है। मुख्यमंत्री के जन संवाद कार्यक्रम लगातार हरियाणा में चल रहे हैं, उसको लेकर भी कांग्रेस और अन्य विपक्षी दल लगातार आक्रमण करना शुरू हो गए हैं। काफ़ी वो कह रहे हैं कि ये सारे प्रायोजित कार्यक्रम हो रहे हैं, फिक्सिंग के साथ लोगों को वहाँ बुलाया जाता है। देखिए, आज की दुनिया में ये कहना कि फिक्सिंग के साथ, मैं अगर फिर ये कैसे कह सकते हैं कि जी हमारी जो यात्रा के अंदर लोग अपने आप आए, इसका मतलब वो भी फिक्सिंग के अंदर करके लाए थे। आज लोग मुख्यमंत्री जी को सुनना चाहते हैं। मुख्यमंत्री जी जो जन संवाद कर रहे हैं, वहाँ समस्याओं का समाधान कर रहे हैं। कुछ समस्याओं का समाधान मौके पर होता है, कुछ के लिए आदेश दिए जाते हैं कि इस समस्या का समाधान किया जाए। और मैं समझता हूँ कि जन संवाद जो आने वाले चुनाव हैं, चाहे वो लोकसभा और चाहे वो विधानसभा के चुनावों के अंदर, ये जो इस प्रकार के जन संवाद के कार्यक्रम, जन संवाद से निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी मजबूत होगी, सरकार मजबूत होगी, जो आम आदमी है उसका भरोसा और अधिक बढ़ेगा। बतौर स्पीकर अगर देखा जाए तो आपने ऐसे ऐसे काम किए जो अचंभित करने वाले हैं, आपने कई एक्सपेरिमेंट भी किए और सफल रहे वो। जिस प्रकार से महाराष्ट्र में सभी विधायक हरियाणा से भी जाएंगे, क्योंकि पूरे राष्ट्रीय स्तर पर पहली बार ऐसा सम्मेलन होने जा रहा है, उसकी रूपरेखा क्या रहेगी? देखिए, एक MIT के द्वारा जो एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है, उसके जो डायरेक्टर हैं राहुल वी कराड़, उनके द्वारा एक इनिशिएटिव लिया गया है कि सभी देश के सभी MLAs को एक स्थान पर इकट्ठा करके एक सो आपसी भाईचारा बढ़े, 80 पार्टियों के लोग उस सम्मेलन में या उस जो विधायक महाकुंभ है, मैं कहूँगा, उसके अंदर भाग लेने जा रहे हैं। अलग अलग विधायकों से मिलने के बाद निश्चित तौर पर जो जानकारी पूरे देश के बारे में, पूरे देश की विधानसभाओं के बारे में, विधानसभा की कार्यशैली के बारे में, वहाँ के नियमों और कानूनों के बारे में, वहाँ वो जानने को मिलेगी। और कुछ विशेष मुद्दों के ऊपर चर्चा भी रहेगी, ताकि एक कंसेंसस बन सके देश के अंदर कि देश सर्वोपरि है, हम सब भारत माता की जय और श्रेष्ठ भारत बनाने के लिए काम करेंगे। चाहे जिस प्रकार से महापंजाब अभी देखने में मिला, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल, 3 स्पीकर इकट्ठे बैठे, अपने आप में लोगों को यकीन नहीं हो रहा था, क्योंकि आपस में मुद्दों पर देखें तो टकराव तीनों स्टेट में खूब चलता है। आपने पंजाब विधानसभा में अपना शेयर जो बैलेंस है उसके लिए भी पूरी झंडा उठाया हुआ है। नहीं, देखिए, कोई हमारी व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं है किसी से भी, विचारों का मतभेद है, उनकी अलग विचारधारा है, हमारी विचारधारा एक है, लेकिन हम एक ही यात्री, रेल के यात्री हैं,
सभी विधायक हैं, विधानसभा के अंदर लोगों ने चुन करके भेजा है। लोगों की अपेक्षाएं हैं कि हम सब मिलकर के देश की उन्नति के लिए, देश को आगे बढ़ाने के लिए, प्रदेश को आगे बढ़ाने के लिए हम काम करें। और जब हम काम करेंगे तो निश्चित तौर पर जो समस्याएं हैं वो कम होंगी। कई बार संवाद ना होने की वजह से समस्याएं जन्म लेती हैं। जब आपसी संवाद आपस के अंदर बढ़ जाता है तो वो समस्याएं भी धीरे धीरे समाप्त हो जाती हैं। तो मैं समझता हूँ कि जो मुंबई के अंदर ये जो सम्मेलन होने जा रहा है, इससे जो आपसी भाईचारा भी बढ़ेगा। व्यक्तिगत रूप से हमें एक प्रदेश के दूसरे प्रदेश के बारे में, एक विधायक के दूसरे विधायकों के बारे में, वहाँ कार्यशैली के बारे में जानने का अवसर मिलेगा। महाकुंभ जो मुंबई में हो रहा है, इसकी एक तो तिथियां मैं अपने दर्शकों के लिए आपसे जानना चाहूँगा। दूसरा, ये युवा विधायक जो पहली बार जीत कर आए हैं, उनके लिए कितना सीखने के लिए रहेगा? देखिए, ये तिथि जो है 15 जून और 16 जून को, 17 जून को उसका समापन होगा। तो मैं समझता हूँ कि 3 दिन के अंदर जो भी विधायक, चाहे वो हमारे युवा विधायक हैं, निश्चित तौर पर उनको एक ओपनिंग मिलेगी, एक अच्छा वातावरण मिलेगा। और वहाँ बहुत कुछ जो विषय हैं, 80 अलग अलग विषयों के ऊपर अलग अलग बैठकें होंगी और उनमें हर प्रदेश के, अलग अलग प्रदेश के लोग बैठ कर के विषयों के ऊपर चर्चा करेंगे। तो निश्चित तौर पे एक मैं कहूँगा कि भारत जो एक मिनी इंडिया वहाँ पर हमें देखने को मिलेगा, जो सभी प्रदेशों के जो विधायक हैं जब वहाँ इकट्ठे होंगे। जिस प्रकार से आपने भविष्य में पीरासीमन होने और विधायकों की संख्या बढ़ने के मद्देनज़र नई विधानसभा के लिए प्रयास शुरू किए, जगह भी देखी, वो कहाँ तक पहुंचा और हरियाणा की नई विधानसभा कब तक मिलने की संभावना है, कब उस पर काम शुरू हो सकता है? देखिए, मेरा प्रयास निरंतर जारी है और मुझे पूरी उम्मीद है कि हरियाणा विधानसभा का भवन चंडीगढ़ में ज़रूर बनेगा। इसमें कुछ समय ज़रूर लग सकता है, लेकिन जल्दी ही मुझे लगता है कि जो हमने सोचा है या जो हमने तय किया है वो कार्य हम पूर्ण करेंगे। ई विधानसभा आपने हरियाणा को इस तरह से 95-96% तक ई विधानसभा में काम हो रहा है, अपने आप में एक बहुत सफल प्रयोग है। आप जिस एज में आते हैं, निसंदेह ई विधानसभा अपने आप में एक चैलेंज नज़र नहीं आई जब आपने ये काम शुरू किया, जब आपके दिमाग में आया, जहन में आया ये करने का? देखिए, जब व्यक्ति एक लक्ष्य तय कर लेता है, मन में ठान लेता है कि हमने ये कार्य करना है, तो वो जो लक्ष्य है वो धीरे धीरे अपने आप नज़दीक आता है। लेकिन जो ये प्रेरणा है, मैं कहूँगा कि हमें नरेंद्र मोदी जी से मिली कि भी कोई भी लक्ष्य बड़ा नहीं है, उसके लिए पूरा करने के लिए मेहनत की आवश्यकता है, काम करने की आवश्यकता है, निरंतर काम करने की आवश्यकता है। और मैं समझता हूँ कि ये जो ई विधानसभा, कल ही मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स से अधिकारी आए थे और वो देख कर के गए हमारे नेवा केंद्र कि जहाँ हम अपने विधायकों को प्रशिक्षण देते हैं, जहाँ हम अपने विधानसभा के जो कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, उनको प्रशिक्षण देते हैं, या सेक्रेटेरिएट से भी बहुत सारे अधिकारी कर्मचारी आकर वहाँ ट्रेनिंग लेते हैं। और इस बात की मुझे बड़ी खुशी है कि बहुत देर पहले लोगों ने MOU तो साइन किया था, लेकिन ई विधानसभा पूरी तरह से लागू नहीं कर पाए। हमने पूरी तरह से उसको एक रिकॉर्ड समय के अंदर, लगभग 1 साल के अंदर इस लक्ष्य को पूरा किया है। धन्यवाद। तो ये हैं हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता जी। इरादे नेक हों, इरादे मजबूत हों तो मंजिल मिल जाती है। ई विधानसभा हरियाणा इसी का प्रमाण है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से ई विधानसभा की प्रेरणा मिली, जैसा कि स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता जी बता रहे हैं। और उनका दावा है कि मिशन 2024 बीजेपी
तीसरी बार देश में रिपीट करेगी और नरेंद्र मोदी तीसरी बार लगातार देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। जनसंवाद कार्यक्रमों को लेकर विपक्ष हताशा में है। राहुल गांधी की जो यात्रा है वो एक स्टंट है, नौटंकी है, ये मानना है हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता जी का। कैमरामैन संजय सिंह के साथ चंद्रशेखर धरनी, पंजाब केसरी टीवी, चंडीगढ़।